हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटी एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके मेंस और प्रीलिम्स में स्पेशली आपको पॉलिटी में दिखाई देता है, जो कि आपका लोकल गवर्नमेंट है ना, स्थानीय शासन, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पर है ना, विलेज लेवल पर, और हम देखेंगे किस तरीके से सिटी लेवल पर बहुत छोटे स्तर पर जब हम शासन प्रशासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन क्या है, कहां से ये कॉन्सेप्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां कहां पर है, किस आर्टिकल में है, किस प्रोविजन में जो है वह बातें इसके बारे में कही गई है, क्या क्या मतलब ओवरऑल हम सारी चीजों को समझेंगे। अब तक कौन सी ऐसी कमिटीज आई हैं, तो यहां पर ये जो आपका क्लास 11 का एनसीईआरटी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिक इवन कवर कर दिया गया है ना, सारा बेसिक भी, स्टैंडर्ड भी। हाँ, कुछ चीजें आपकी डेफिनेटली कुछ जो बच जाता है वो हम क्लास में साथ साथ कवर कर लेंगे एडवांस में। सो देखो, बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 8 है लोकल गवर्नमेंट। तो अब तक बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को कि अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ की चर्चा कर चुके हैं, राइट्स की बात कर चुके हैं, इलेक्शंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया हो, इन तीनों का एक साथ रिवीजन करना। फेडरलिज्म की लास्ट हमारी चर्चा हुई थी और आज हमारी बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की। और फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा लास्ट, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिर एक जो फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि और नेक्स्ट देखते हैं द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों आखिर हम इसे एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये अब लास्ट का बचता है कि हमारा जो संविधान का चरित्र है वह आखिर कैसा है। बाकी इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वह हमने सारे पढ़ लिए। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि बेसिक्स केवल हो रहा है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो पा रहा, हमें तो ज्यादा पढ़ना है, तो प्लीज आप इसके साथ साथ जो भी आपका स्टैंडर्ड बुक है आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज ऑफ हम उस लेवल तक क्लास में जा चुके होते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन उसके पहले मैं आपको यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, ठीक है। देखो, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्थानीय संस्थानों की शक्ति का निर्वाह, उनके कार्यों, कार्यकर्ताओं, निधियों, प्रारंभिक चरण से। अच्छा, ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है, सो दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा पढ़ने में ये वाला जो क्वेश्चन है टफ लग सकता है, मैं समझा देती हूँ। तो बेसिकली बच्चों, इसमें ये पूछा गया था कि अगर हम ये देखें कि जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं उनके सामने, या उनकी जो कार्य करने की शक्ति है वह कम क्यों हो गई है, क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं एंड उससे ओवरकम कैसे हो सके, उसको आप पे प्रकाश जो है वह डालना था। तो बेसिकली देखो, मेंस में समटाइम्स क्या पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 73 और 74 के जो अमेंडमेंट के पॉइंट्स है वो बता दो, वो प्रीलिम्स का पार्ट है। कि प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि अच्छा, ऐसा कौन सा कमेटी था जिसके द्वारा ये कहा गया था कि पंचायतों को या फिर जिला प्रशासन जो है, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज जो है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। ये किसमें कहा गया है, किस कमेटी ने ये सिफारिश की थी। तो इस तरह की चीजें हम देखें प्रीलिम्स में, बट मेंस में बच्चों एक ओवरऑल जो आपको चीजें हैं वह समझने की जरूरत होती है कि अगर अभी हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल इस तरह की अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस, उसके सामने क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं। तो वर्तमान में ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तब आपको इसी तरह की समस्याओं को तो सुलझाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेंस का ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वह करंट से संबंधित हो जाता है। बेसिक तो आपको उसके लिए सारा आना ही चाहिए। अब देखो, 2022 है ना, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया। अब देखो, इसमें लिखना क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि अगर ग्राउंड लेवल पर जाके जब नीतियां बनती हैं, और अगर हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब भागीदारी, डेमोक्रेसी मतलब एक सार्थक भागीदारी और जवाबदेही, जिम्मेदारी सरकार की, और ऐसे में जरूरी होता है कि अगर आपको लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करना है, आप वहां के लोग अगर कर लेंगे तो जल्दी से समस्या सुलझ जाएंगी। ठीक वैसा हो गया कि जैसे मान लो जरूरत यहां थी काम करने की, नीतियां जो है वह दिल्ली से बनकर गई, और इसे वास्तव में जानकारी नहीं थी, कई जगह पर ये चेन टूटी, तब कैसे जाके हम ये देखेंगे कि लोकल लेवल पर जो काम है वह ठीक से हुआ या नहीं हुआ। तो जरूरी होता है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी अगर आपको दिखानी है तो तब हमें जो स्थानीय संस्था है उसको मजबूत किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, आप इस प्रश्न की शुरुआत गांधी जी के एक कोट से कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का सबसे ज्यादा सार्थक मतलब है कि जो
स्थानीय संस्थाएं हैं उनको शक्तियां दे दी जाए, अपने आप विकेंद्रीकरण हो जाएगा और लोकतंत्र को मजबूत करने का यही एकमात्र साधन है। तो यहां पर हम कुछ कोर्ट्स की भी बात करेंगे, कुछ संस्थाओं की भी, और संविधान के सारे जो आर्टिकल्स और जो चीजें इसमें नहीं है जो आपके एनसीईआरटी से बच जाता है उन सबको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप क्लास के बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था बच्चों 2018 में कि भारत में स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले आपने ये बता दिया। देखो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स नहीं ऑलवेज, जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, सबसे पहले हमें एक पॉइंट मिल गया, एक भाग के रूप में, है ना, स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली का महत्व। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस बतानी है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें कहा कि विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा किन स्रोतों की खोज कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि देखो अगर मान लीजिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा काम करना है तो इसके लिए फाइनेंस की जरूरत तो है ही, तब ऐसे में इसके लिए जो वित्त है वो और कहां से आएगा, इसके और क्या जो स्रोत है वह हो सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हवा में पूछ दिया, क्योंकि हम देखेंगे कि ज्यादातर चाहे नीति आयोग हो या फिर इस तरह के और भी संस्थान हो जो कि ये देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में मान लीजिए अगर आपकी लाखों पंचायतें हैं तो ज्यादातर उन पंचायतों के पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है वित्त की, कि हमने कह तो दिया कि उनके पास अधिकार होगा लेकिन वो अधिकार तो सीमित हो गया, पैसा ही नहीं है, कैसे वो चीजों को, प्रशासन को ठीक से, अगर उन्हें स्कूल बनवाना है, वहां पे कोई सामुदायिक भवन बनवाना है, ठीक है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। तो फंड एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक रोड ब्लॉक साबित हो जाता है। तो ऐसे में उनके लिए और क्या सोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना लो कि हाँ हमें 3 पॉइंट्स पे लिखना है, 250 शब्द है, जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है वो बाद वाला हिस्सा होगा, बस, है ना। कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक डालने होते हैं कि क्या है पंचायत प्रणाली में महत्व, क्या है लोकतंत्र में। तो बेसिकली देखो एक एक्स्ट्रा, देखो बच्चों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जरूरी आपके लिए हो जाता है कि जैसे कि अगर आप पेपर 4 एथिक्स भी पढ़ना है तब भी आपको सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिन बच्चों ने पहली बार नाम सुना हो मैं उनके लिए बता दूं, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग है, आप देखें गवर्नमेंट की कई रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स है वह पब्लिश की हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको। ये आपको यूपीएससी के स्पेशली एथिक्स के लिए, राजनीति के लिए, है ना, सुधार के लिए बहुत सारी सिफारिशें इसमें दी गई हैं, आप उन सभी का यूज़ मेंस में करते हैं। और जब ऐसे करोगे ना तो आपको अच्छे जो एक रिजल्ट्स हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं बाकी बच्चों के अपेक्षा। सो देखो सेकंड एआरसी की आती है छठी रिपोर्ट, ऑनलाइन मिल जाएगी बहुत ईजिली, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। कई कोचिंग संस्थानों के शॉर्ट भी मिल जाएंगे, एकदम ब्रीफ समरी भी मिल जाएगी। वैसे मैं आपको सलाह दूंगी एक आध हफ्ता निकालो, इसको पढ़ो, है ना, और समरी बना लो। छठी रिपोर्ट जो थी जिसमें कि स्थानीय शासन भविष्य की ओर एक प्रेरणादायी यात्रा, है ना, किस टैग के साथ इसको लाया गया था, सो लोकल गवर्नमेंट इंस्पायरिंग जर्नी इनटू द फ्यूचर। इसमें सिफारिश की कि सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन हो, और साथ ही इसमें यह भी कहा गया था, ठीक है, तो सेकंड ईआरसी ने क्या कहा कि एक तो इसमें जो भी इनके कार्य है उनको क्या किया जाए, स्पष्ट रूप से बताया जाए, और इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि यहाँ पर इनके जो वित्त को लेकर जो सोर्स हैं, ठीक है, वो भी निश्चित किए जाए कि आखिर कहाँ से जो फंड है वह जुटा सकते हैं ताकि विकास का काम में किसी तरह की बाधा ना आए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मेंस का क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है बच्चों क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं आएगा तब तक कैसे लिखोगे, कंटेंट का आना तो बहुत जरूरी है ना इसके लिए। चलिए, सो ये जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है ये आपको बताएगा कि भारत में स्थानीय सरकार जो है वह क्यों और कैसे जो है स्थानीय शासन का विकास हुआ, ठीक है। भारत में पहले तो स्थानीय सरकार क्यों, जरूरत क्यों है, इसे समझते हैं। स्थानीय सरकार क्यों, ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कि भारत में आखिर इसका जो विकास है वह ब्रिटिश काल के बाद से किस तरीके से हुआ, या प्राचीन समय से भी हम चर्चा जो है वह कर सकते हैं। तो भारत में स्थानीय शासन का जो विकास हो उसके चरण क्या रहे। भारत में स्थानीय शासन
का विकास। ठीक है। थर्ड हम इसमें चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। आइए यहां लिखते हैं, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? और स्पेशली अगर हम आफ्टर 1947 देखें, हाल ही में हमने अपना 77वां इंडिपेंडेंस डे जो है वह सेलिब्रेट किया, हमने उसी वक्त क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वह हमने क्यों नहीं दे दिया, संवैधानिक दर्जा उसी वक्त दे देते पंचायतों को, क्यों नहीं दिया? इस प्रश्न का आंसर भी आपको मिलेगा, है ना। सो स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है वह कैसे हुआ, और हम संविधान में देखो, संविधान में संशोधनों के माध्यम से इससे जब संवैधानिक दर्जा दिया तब दो संविधान संशोधन जोड़े गए, एक था पंचायतों के लिए, ग्राम स्तर के लिए, और दूसरा था सिटीज के लिए, शहरों के लिए, है ना। तो इसके लिए दो संविधान संशोधन। तो हम देखेंगे कि संविधान में संविधान संशोधन 73, 73वां और 74, 74। ठीक है, तो इन दो संविधान संशोधनों को पढ़ेंगे। अब देखो 73 ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायतों की जब हम बात करेंगे, और ज्यादा इसी को डिटेल में दिया गया है, बट हम 74 को भी डिटेल में पढ़ेंगे। इस एनसीईआरटी में केवल 73 की बात जो है वह ज्यादा की गई है। 73 जो संविधान संशोधन है बच्चों, हम इसमें 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि एक तो है कि 73 संशोधन के द्वारा एक त्रिस्तरीय बनावट की जो बात है वह की गई है, त्रिस्तरीय बनावट। इसके बाद देखो इसमें और क्या क्या पढ़ना होता है कि जैसे चुनाव की क्या बात की गई, आरक्षण किन किन सीटों पर किस तरीके से किया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय बनावट है, चुनाव है, आरक्षण है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं, विषयों का हस्तांतरण, विषयों का हस्तांतरण कैसे किया, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग और राज्य जो वित्त आयोग है इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर स्पेशली जो 73 संविधान संशोधन है इसमें हमें इन 6 बातों को इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट हम बात करेंगे इसमें 74 संविधान संशोधन की, 74वां संविधान संशोधन और किस तरीके से क्रियान्वयन किया गया है, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए इसकी चर्चा। अब देखो एक्स्ट्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो 74 को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कम दिया गया है ना। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी समितियां बनी थी जिन्होंने कुछ कुछ सिफारिशें की। तो थोड़ी सी जो चर्चा है वह हम समितियों की करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा समितियों की करेंगे, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, सारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका, है ना, ये टॉपिक, जरूरत नहीं रहेगी कहीं और से पढ़ने की। बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, ये सारी कमेटियां बनी थी इनकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षों के नाम से ही कमेटियां जानी जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे GV.K. राव समिति बनी, GV.K. राव समिति बनी। ठीक है, सिंघवी समिति है, थुंगन समिति है, सिंघवी समिति है, ठीक है, एक थुंगन समिति है, और भी कई गाडगिल समिति भी है। तो ये कुछ ऐसी समितियां बनी जिन्होंने कुछ कुछ एक एक पॉइंट पकड़ लिया कि संविधान की जो पंचायतें हैं, किसी ने कहा कि चुनाव में सुधार होना चाहिए, किसी ने कहा वित्त में सुधार होने चाहिए, किसी ने कहा और अधिकार दे दो। तब इस तरीके से ये जो समितियां हैं वह अलग अलग पॉइंट्स को लेकर बनी। और यूपीएससी समटाइम्स यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक मैच द फॉलोइंग में आपसे 4-5 कमेटियां लिख दी और सामने लिख दिया उसका क्या क्या विषय क्षेत्र था। अब नेक्स्ट देखो, इसके अलावा 11वीं 12वीं अनुसूची क्या है, 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या है,
सबसे पहले तो देखो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ो बच्चों, सबसे पहले ये देखो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देखा जाता है। तो 11 और 12 जो अनुसूची है इसकी बात क्या कही गई है, क्यों कही गई है, ठीक है। 93 का एक पेशा एक्ट जो है वह पढ़ेंगे। 1996 का पंचायत जो एक्सटेंशन एक एक्ट है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और हम देखेंगे कि करंट अफेयर में क्या क्या जो चीज़ें हैं वह चर्चा में है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है वह होगा। हाँ, कुछ कोट्स भी स्पेशली जब साइड हुई, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में लिखो। देखो, जब तक नोट्स मेकिंग खुद से नहीं करोगे बच्चों तब तक कुछ नहीं होने वाला। नोट्स मेकिंग तो आपको करना ही होगा, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा पकड़ना है, आपको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग करना है, सीखना है, तब तो डेली प्रैक्टिस के लिए नोट्स एक बेटर सबसे अच्छा माध्यम होते हैं कि आप डेली जब नोट्स बनाते हो तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। ओवरऑल ये सोचो कि अगर आपने 2 घंटे इस क्लास के लिए दिए हैं तो आपको इस टॉपिक के लिए फिर भटकना ना पड़े, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर पाओ। बस मेंस आंसर राइटिंग में होता क्या कि आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई, आपको एक लाइन दी है, उसके बस आपको उसके इर्द गिर्द जो है वह लिखना है, सटीक उत्तर लिखना होता है। तो कोशिश करो कि खुद से कैसे अपने शब्दों में जो चीजें हैं वह लिख पाओ, और ये प्रैक्टिस तभी आती जब आपको कंटेंट आता हो। अब समितियों के बारे में पूछ लिया, हमने तो केवल बेसिक पढ़ा था, पता ही नहीं कौन कौन सी समितियां हैं, तो यहाँ पर हमें बस इस जगह पर स्टैंडर्ड को करने की जरूरत होती है बच्चों, ठीक है। तो ये है आपका ये पूरा चैप्टर, और कुछ एक्स्ट्रा जो हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कि पंचायती राज दिवस है, जो पंचायत डे है, पंचायती राज दिवस, ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। पंचायती राज दिवस, ठीक है, अभी हाल ही में कौन सा मनाया गया और क्या इसकी थीम थी, तो ये हमारा चैप्टर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक परिचय कि आखिर हमें ये जो चैप्टर है वो हमें सिखाएगा क्या। तो जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भागीदारी है, और भागीदारी में जरूरी होता है कि आप स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उसके लिए क्या करें, स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों को सुलझाने के लिए एक सरकार हो, है ना। तो यहाँ पर इनका महत्व क्या है, 73, 74 संविधान संशोधन के प्रस्ताव क्या है, हमने स्वतंत्रता के पहले क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं की, स्वतंत्रता के बाद व्यवस्थाएं जो हुई उसमें भी हमने संवैधानिकरण जब इन संस्थाओं का किया तब हम रुके क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकतंत्र ऐसे तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक लोगों का जो एक कंसेंट है, लोगों की एक जो सहमति है, वह कुछ ऐसे काम कर दिखाएगा, विकास के ऐसे काम कर दिखाएगा जो कि हिंसा के माध्यम से कभी नहीं हो सकते। देखो, याद करो, हमने लोकतंत्र में एक चैप्टर पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी। अगर मान लीजिए आपने सत्ता और अधिकार आपने नहीं दिए किसी एक क्षेत्र के पास, सोचो उसमें कितना असंतोष, कितना आक्रोश आ जाएगा कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, सरकार कुछ नहीं करे और उन्हें हमने कुछ अधिकार नहीं दे रखे। तब ऐसे में देश में संघवाद, फेडरलिज्म को आप कितना लागू कर पाएंगे। तो क्या जरूरी होता है कि फेडरलिज्म को अगर आपको लागू करना है, आप चाहते हैं कि ये जो स्वरूप है वह चलता रहे, आपको शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हमने 2 स्तर पर शक्तियों का बंटवारा बेसिकली किया था। 2 स्तर पर सरकारें थी, एक तो केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। अब तीसरे स्तर पर ऐसा नहीं है कि उस वक्त पंचायतें थी नहीं, बस उसका संवैधानिकरण नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से हम ये कहते हैं, है ना, तो हम ये नहीं कह पा रहे थे कि केंद्र है और दूसरे स्तर पर राज्य है, हम यहाँ पर जो तीसरा बॉक्स है वो नहीं बना पा रहे थे। तीसरा बॉक्स हमने तब बना पाया जब 73 और 74 जो संविधान संशोधन है वह हो गया, और पंचायतों को, है ना, और जो स्थानीय, देखो स्थानीय सरकार का मतलब होगा ग्राम और जिला स्तर पर जो प्रशासन किया जाता है। तो यहाँ पर पंचायतों के लिए 73 और शहरी प्रशासन के लिए जो है अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए 74 74वां संविधान संशोधन किया गया, है ना। जब हम स्थानीय शासन की बात करेंगे तब ये दोनों आ जाएंगे, जब हम 73 की बात करेंगे तो केवल पंचायतें आ जाएंगी, जब हम 74 की बात करेंगे तब आपका शहरी प्रशासन आ जाएगा। क्लियर है इन शब्दों से। चलो, तो यहां पर देखो, एक डेमोक्रेसी में बच्चों ये सफिशिएंट नहीं हो सकता है कि सेंटर अगर और स्टेट लेवल पर ही केवल गवर्नमेंट हो, बहुत जरूरी होता है कि लोगों की भागीदारी हो, स्थानीय स्तर पर हो। तो यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जो कि लोकल अफेयर्स को देखेगी। तो यहां पर लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है, लोकल सारी चीजें लिखवाऊंगी, बस कुछ मुद्दों को पहले साथ साथ समझते जाओ। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि एक इलेक्टेड
एक चुनी हुई सरकार हो, है ना, और ये यहाँ पर ये इलेक्टेड कहाँ पर हो, किसी स्थानीय जगह पर ही, और इसे इलेक्ट कौन करेगा, तो इसे वहाँ के लोग जो है वह चुनेंगे, और ये क्या करेगी, तो ये वहाँ के जो मामले हैं उनको सुलझाएगी, जो वहाँ के समस्याएं हैं उसको सुलझाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या किस तरीके से की जाएगी, कि यह एक प्रयोग है, किस चीज का प्रयोग है, संघवाद का प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। देखो अगर हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बच्चों बात करेंगे, इस शब्द को समझिएगा, देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो पावर ऑफ सोर्स है ना, वो एक जगह पर ही केवल शक्तियों का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां पर शक्तियां जो है वे नीचे की तरफ भी दी गई हैं। मतलब बाकी जो नीचे के स्तर है उनके पास भी कुछ कुछ शक्तियां हैं, हो सकता है थोड़ी कमियां ज्यादा हो, लेकिन क्या करना, शक्तियों का जो हस्तांतरण है वह करना, एक केंद्र उसका जब नहीं रहेगा तभी हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, हम उसको विकेंद्रीकरण कहेंगे। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में यह प्रॉब्लम हो सकती है कि दिल्ली में बैठकर जो गवर्नमेंट है, ये योजना आयोग का फेलियर होने का सबसे इंपॉर्टेंट या जो एक रीजन कहें वो ये था कि दिल्ली में बैठ के जब नीतियां बन रही हैं बाकी एक ऐसी जगह के लिए, और उन्हें पता ही नहीं है कि उस जगह पे जरूरत पानी की थी, आपने शिक्षा का प्रावधान कर दिया। अरे पहले जीवन बच तो जाए लोगों का, तब तो वो शिक्षा की बात करेंगे। तो स्थानीय स्तर पर उन्हें ही पता होता है ना कि आखिर उन्हें वहां पे प्रॉब्लम क्या है, तभी तो वो उसको सॉर्ट कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि आप लोकल जो इस तरह के गवर्नमेंट्स हैं उसको इस तरह की अथॉरिटी, इस तरह के पावर्स दे दें। तो यहाँ पर सबसे अच्छा देखो हमने क्या किया, स्थानीय सुशासन का मतलब क्या था कि पहले केवल केंद्र स्तर पर सरकार थी और राज्य स्तर पर थी, तो केवल इनके पास ही पावर थी, राज्य ही देख रहा था किस जिले किस संभाग में किसकी जरूरत है। तो वहां के जो स्थानीय स्तर पर फिर हमने क्या किया, स्थानीय मतलब हमने इनको भी शक्तियां दे दी। अगर हमने इनको भी शक्तियां दे दी इसका मतलब क्या है, विकेंद्रीकरण हो गया, नहीं हो गया? तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। संघवाद का मतलब तो ये है कि एक या एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। जब हमने लास्ट देखा था यूपीएससी ने देखो सेम क्वेश्चन पूछा था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, तो राज्य और केंद्रों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, वो संघवाद है। और यहां पे जब स्थानीय सुशासन की बात होगी तब बार बार आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बार बार आपको जो शब्द दिखाई देगा, सुनाई देगा, वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आया समझ में? सो देखो आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम कहें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में जो है वह शुरू किया गया था इस प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए वाई लोकल गवर्नमेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि आखिर स्थानीय शासन क्यों। स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार क्यों? सबसे पहली बात तो ये है इसमें कि हमें इसीलिए ये जो स्थानीय सरकार है वह हमें इसलिए चाहिए ताकि गांव और जिला स्तर पर जो शासन प्रशासन है वह चलता रहे, है ना। हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो कि ये है क्या, तो गांव व जिला स्तर पर, गांव व जिला स्तर पर जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसे ही हमने क्या कहा, स्थानीय शासन कहा। ठीक है, पहला आंसर हमें मिला कि ये क्या है। अब हम दूसरा आंसर खोजें कि आखिर ये क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है। तो हम देखेंगे कि इसका जो विषय है वह है नागरिकों की समस्याएं। क्या विषय है कि वहां की जो समस्याएं हैं वहां के लोग सुलझा पाए। तो स्थानीय शासन का विषय है नागरिकों की समस्याएं। तीसरा हम देखेंगे कि आखिर किस मान्यता, क्या इसके पीछे क्या धारणा थी कि आखिर क्यों जरूरी है, स्थानीय शासन क्यों जरूरी है। इसके पीछे की मान्यता ये कहती है कि स्थानीय ज्ञान व स्थानीय हित, है ना, लोगों का जो लोकल अफेयर्स है वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे मान्यता ये है कि स्थानीय हित, ठीक है, स्थानीय हित को स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्थान के स्थानीय हित, जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए ज़रूरी है।
आप चाहो कि लोकतंत्र में ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, सभी की भागीदारी हो, तो स्थानीय हित, स्थानीय ज्ञान भी लिख लो। स्थानीय हित, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय लोग, लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए जरूरी है। इस मान्यता पर आधारित है स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक फैसला के लिए आवश्यक है। अब इससे लाभ क्या होगा, है ना, हमने देख लिया कि ये क्या है, विषय क्या है, मान्यता क्या है, और अब हम इसका लाभ भी देख लेते हैं। तो इसका लाभ ये है कि जो समस्याएं हैं वो जल्दी सुलझ जाती हैं। समस्याएं जो है ये जल्दी सुलझ जाती हैं। ठीक है, 4 बातों को समझा। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, और इसके अलावा सेकंड अगर हम कहें कि एक लोकतंत्र में क्यों जरूरी है, तो लोकतंत्र किस पर डिपेंड है? लोकतंत्र के 2 पिलर हम कह सकते हैं। एक तो है सार्थक भागीदारी, ऐसी भागीदारी जो सार्थक हो, केवल दिखावा ना हो, वास्तव में लोगों को बोलने का अधिकार हो, है ना। तो यहाँ पर सार्थक भागीदारी होनी चाहिए। और लोकतंत्र में अंततः जो लोग शासन व्यवस्था में है वो जवाबदेह हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, अपॉइंट करने में मदद करी है। तो ऐसे में लोकतंत्र की ये जो दोनों पिलर्स है वह मजबूत होते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन क्या करता है? लोकतंत्र में इन दोनों को सुनिश्चित करेगा। स्थानीय शासन दोनों को सुनिश्चित करता है, दोनों को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, क्लियर। साथ ही ये कहा जाता है कि एक लोकतंत्र में स्थानीय शासन का मजबूत होना, मतलब लोकतंत्र का मजबूत होना, स्थानीय शासन, अगर स्थानीय शासन मजबूत होगा इसका मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र है वह भी स्ट्रांग होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर मजबूत करना है तब भी आपको स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखना है कि अगर हम ये देखें कि आखिर हमें स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है, तो हमने इसको पहले देखा कि आखिर ये क्या है ना, और आखिर इसके विषय जो है वह क्या है, इसकी मान्यता क्या है, और फिर हमने देखा इसके जो लाभ है वह क्या है। सो डेमोक्रेसी की अगर हम मीनिंगफुल बात करें कि एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है वह होना चाहिए, और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी जो है वह होना चाहिए, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन दोनों को ही एक तरह से एक्टिव करने का पार्ट है, और इसलिए हमें स्थानीय शासन की जरूरत होती है। क्लियर हुआ इतना? स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि भारत में इसका जो विकास है आखिर वह कैसे हुआ। ठीक है, भारत में इसका जो विकास है वह कैसे हुआ? जब तक 73 और 74 अमेंडमेंट नहीं हो गए थे, क्या तब तक भारत में पंचायतें थी नहीं, एकदम से इमर्ज हो गई कि अभी तक कुछ नहीं है लेकिन फिर अचानक से आ गया? ऐसा तो नहीं था ना। हम देखेंगे कि अगर हम गुप्ता पीरियड से बात कर ले, मौर्य पीरियड से बात कर ले, उस समय से भी कुछ ना कुछ ऐसे लोकल अफेयर्स को देखने के लिए कोई ना कोई संस्था तो रही होगी ना। तो ये विषय तो बड़ा पुराना है, बट हाँ, हमने संवैधानिकरण 92-93 में किया। विषय ये पुराना है, ऐसा नहीं है कि बहुत नया विषय है कि चलो अब हम क्या करते हैं, लोकल अफेयर्स पर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लेते हैं। ये व्यवस्था भारतीय समाज में थी। आपने पंचायतें, आप पुरानी मूवीज देख लो, है ना, आपको पंच, सरपंच ये सब मिल जाएंगे कि 10 लोग बैठे। हाँ, उनके निर्वाचन का तरीका, उनके चुने जाने का जो तरीका है, हो सकता है उस समय ये हो कि जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो वहां का सरपंच है, उसकी बात सुनी जाएगी, वो जो कह देंगे वो उस तरीके से लागू था। पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं तो होगी, हाँ अलग अलग होगी, उसमें एक यूनिफाइड तरीका नहीं होगा, एक हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म तरीका जो है वह लागू नहीं होगा। लेकिन जब संवैधानिकरण कर दिया गया तब कुछ चीजों को अनिवार्य कर दिया कि हाँ, लोकल अफेयर्स अब इसी तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे और इसमें जो लोग शामिल होंगे वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाएंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं रही होगी, पहले जो जमींदार था वो मान लीजिए वहां का माई बाप बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो पहले की व्यवस्थाएं थी, ऐसा नहीं था कि थी नहीं व्यवस्थाएं, है ना, पहले भी थी। फिर ब्रिटिश काल में भी कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बताओ जरा, 2015 का क्वेश्चन है, मैंने आपको केवल एक पैराग्राफ पढ़ाया है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ो। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? विकास में जनता की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
और वित्तीय जुटाना, वित्तीय को जुटाना। देखो इसमें पूछा गया है मूल उद्देश्य क्या है ना। अगर हम मेन पर्पस की बात करें तो आपको इसमें दो शब्द दिख रहे होंगे। अब देखो खुद पे डाउट मत करना, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर, एक तो मैंने आपको पार्टिसिपेशन बताया और दूसरा मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन बताया, यही बात हुई ना हमारी। अब देख लो इसमें कहा टफ था, ये क्वेश्चन टफ था, बस हमारी समझ नहीं थी उस तरह की। टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। राजनीतिक जवाबदेही और वित्त के प्रबंधन की बात करें तो ये सीधे रूप से संबंधित नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मूल उद्देश्य को जब पूछा जाए तब आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है? तो मूल उद्देश्य क्या था। अब चलो आओ, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर किस तरीके से भारत में इनका विकास हुआ, इन संस्थाओं का। इसके लिए एक प्रश्न है आपके लिए, पहले प्रश्न पढ़ लो कि स्थानीय सरकार का जो उल्लेख है वह कहाँ कहाँ किया गया। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, क्या 1919 में ये बात कही गई थी या कुछ प्रावधान थे लोकल गवर्नेंस के। 1935 का एक्ट और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, या फिर तीनों। आइए जानते हैं आखिर ये। तो स्थानीय शासन क्या है, क्यों है, हम इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है वह कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन समय में सभा समितियां हुआ करती थी। ठीक है, प्राचीन समय में सभाएं थी, है ना। ये सभाएं जो है वे डिसीजन ले रही है कि भाई गांव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। समय के साथ साथ यही जो सभाएं हैं बच्चों, ये कन्वर्ट हो गई पंचायतों में, है ना। अब इन पंचायतों का जो स्वरूप है वो बदलता रहा, अधिकार बदलते रहे, इनके फैसले लेने के तरीके बदलते रहे। जब अच्छे लोग आए तब उन्होंने अच्छे तरीके से अच्छी प्रैक्टिसेस को लागू किया, जब बुरे लोग आए तो उन्होंने गलत तरीकों से चलाया होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हरियाणा की खाप पंचायत है या फिर कुछ इस तरह की जो खाप पंचायत है, आज भी आपको कुछ कुख्यात मालूम पड़ती होंगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को जींस नहीं पहनना है, या फिर लड़कियां जो है वह काम नहीं करेंगे, या फिर कुछ। देखो ज्यादातर उदाहरण इसलिए लड़कियों के क्योंकि प्रतिबंध ही लगाए जा रहे हैं, है ना। तो प्रतिबंध उन पर ही लगाए गए, इस वजह से ये उदाहरण है। तो यहां पर हम देखेंगे कि समटाइम्स इस तरह की जो खाप पंचायतें शुरुआत में तो ये कुख्यात रही हैं गलत डिसीजंस देने में। जाति आधारित आपने बना रखा है कि दो अलग अलग जाति के व्यक्ति है, बट उन्होंने क्या किया, सेम पाप किया है या फिर सेम अपराध किया है। पाप वर्ड थोड़ा आस्था से जुड़ जाता है, अपराध वर्ड आई थिंक ज्यादा सही है। सेम अपराध किया है, बट एक को कम दंड दिया गया बिकॉज ऑफ वह सवर्ण कास्ट का है, एक व्यक्ति को ज्यादा दंड दिया बिकॉज ऑफ लोअर कास्ट का है। तब इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इनजस्ट, जो एक अनजस्ट टाइप की जो चीजें, जो प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसको रोकने का प्रयास था इन पंचायतों का संवैधानिकरण। तो यहां पर देखो समय बीतने के साथ साथ ये जो पंचायतें थी ये अस्तित्व में आई, और इन पंचायतों का जो मुद्दा था वह क्या था, स्थानीय व्यवस्थाएं, स्थानीय विषय। अब स्थानीय विषय कुछ भी हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक समय में ये व्यवस्थाएं कब सामने आई। आधुनिक समय में स्पेशली स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, स्थानीय किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, है ना, हम देखेंगे कि 1882 के बाद से जो शुरुआत है इसकी की, और लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ लोकल बोर्ड या मुकामी बोर्ड बनाए गए जिन्हें लोकल या मुकामी बोर्ड कहा गया। और इनका मेन काम यही था कि किस तरीके से स्थानीय जो विषय है इसको सॉर्ट करना है, और इसमें वहाँ के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसके बारे में भी कुछ जो प्रावधान है इसमें किए गए थे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आधुनिक समय में ये जो व्यवस्थाएं हैं वह बदल रही थी। अब देखो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तब भी उसने ये कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी ये कहा गया कि कुछ इस तरह के जो स्थानीय बोर्ड है वह बनाया जाए। और इसके बाद हम देखेंगे कि स्थानीय शासन के विकास में दो और जो एक्ट है वह सामने आते हैं, भारत शासन अधिनियम
1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कुछ हद तक निर्वाचित जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसके प्रावधान किए गए, हालांकि पूर्ण रूप से वो संस्थाएं उतनी ज्यादा शक्तिशाली और लोकतांत्रिक नहीं थी, पर उसकी व्यवस्थाएं जो है वह भी की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 इसका जो प्रावधान है वह करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, महात्मा गांधी कहते हैं कि आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का अगर विकेंद्रीकरण करना है तो आप स्थानीय जो संस्थाएं हैं इसको शक्ति दे दो। तो महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? इस तरह के जो कोट्स हैं वे आपकी मेंस आंसर राइटिंग में एक तरह से 4 चांद लगा देते हैं कि आपको बाकी बच्चों के मुकाबले 2-4 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे बच्चों की यहाँ पर आधुनिक समय की हमने बात कर ली। हमने देखा कि कुछ एक्ट में भी ये जो बातें हैं वह कही गई। गांधी जी कहते हैं कि आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण अगर आपको करना है तब आप क्या करें? पंचायतों को मजबूत बना दें, अपने आप ये विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्या करें आप? पंचायतों को स्ट्रॉन्ग बना दें, पंचायतों को अधिकार दे दें, तो इसका ये जो विकेंद्रीकरण है वह हो जाएगा। मतलब पंचायतों को एक सहभागी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। पंचायतें या फिर स्थानीय प्रशासन, इसको कैसे देखा जाता है? सहभागी लोकतंत्र। सहभागी मतलब जहां पर जो लोग हैं वह पार्टिसिपेट ज्यादा करें, सब साथ में मिलकर उसके भागीदार हो रहे। तो हम देखेंगे बच्चों कि जब हमारा संविधान बना था ना, जब संविधान बना, संविधान को लागू किया, उस वक्त स्थानीय शासन का जो विषय है वह राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। तो हम देखेंगे कि ये जो विषय था, जब संविधान बना, जब संविधान बना तब स्थानीय विषय राज्यों को सौंप दिए गए। तब स्थानीय विषय किसे सौंप दिए गए? राज्यों को। मतलब अब जो राज्य है ये डिसीजन लेगा कि कौन सी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर लागू होंगी, किस तरह से यहाँ का जो सारी प्रणाली है वह कार्य करेगी। इसके अलावा अगर हम अपने एक आर्टिकल की बात करें तो संविधान में डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 40, है ना, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 ये कहता है, पंचायतों की बात करता है कि राज्य जो है वह पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण करने और पंचायतों के लिए प्रावधान करेगा, इसके लिए प्रयास करेगा कि इन्हें प्रॉपर शक्तियां जो है वह प्रदान की जाए, है ना। तो जब हमारे, देखो याद रखना कि डीपीएसपी आप पंचायत है या फिर नहीं है, या इसको संविधान कितनी शक्तियां हैं कितनी नहीं है, इसको लेकर क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? कोर्ट लागू करवा सकता है इसको? नहीं लागू करवा सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पर जब बात हो डीपीएसपी की, हमारे संविधान के भाग 4 की, तो ये वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। इसका जो नेचर है नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है कि आप इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो बेसिकली एक तरह से सलाहकारी कि मान लो तो मान लो। एक यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि जब 73 और 73 संविधान संशोधन को लागू किया गया, उस वक्त संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्रियान्वयन में लाया गया? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पंचायतों की बात करता है। गांधी जी की मैंने 2-3 कोट तो आपको बता ही दिए कि गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको विकेंद्रीकरण करना है तो आप स्थानीय शासन को मजबूती दे दीजिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने के कोट आपने सुन लिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। तो आर्टिकल 40 को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, आर्टिकल 40 को, जिसमें पंचायतों की बात कही गई। तो जब 73 संविधान संशोधन को लागू किया गया, उसके माध्यम से आर्टिकल 40 जो है इसको जिंदा किया गया। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब लेकिन पता है आपको एक प्रॉब्लम थी बच्चों, एक प्रॉब्लम ये थी कि क्यों प्रॉब्लम ये थी कि स्वतंत्रता के साथ
स्वतंत्रता के समय संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया गया? ये एक प्रश्न है। हम उस वक्त भी तो दे सकते थे, हमें अलग से संविधान संशोधन फिर लाने के लिए जरूरत ही नहीं थी। तो संवैधानिक दर्जा तो 1992-93 में दिया गया है ना। उसके पहले तक ये पंचायतें अस्तित्व में थी, बट हाँ उनके लिए स्पेशली प्रोविजन नहीं थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज फेल्ट द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिड नॉट रिसीव एटिकेट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले इन्हें एक एटिकेट जो इंपॉर्टेंस है वह नहीं दी गई। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया गया? तो हम देखेंगे बच्चों कि देखो उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था 550 से ज़्यादा रियासतें थी, और 550 से ज़्यादा रियासतें थी। देश ऑलरेडी उसको जोड़ने का एक बड़ा चैलेंज था, जिसको कहा जाता है भारत का विस्मार्क। किसने देश को जोड़ने में, एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि ऑलरेडी जो देश है वह विभाजन से गुजर चुका था। देश जो है वह विभाजन से गुजर चुका था, ठीक है। और ऐसे में हमारे लिए एकता और अखंडता एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और अगर हमें एकता अखंडता को लागू करना था तब तो ऐसे में नेहरू जी कहते हैं कि क्यों रिस्क लेना। तो यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था कि अति स्थानीयता हमारे लिए खतरा है। अति स्थानीयता मतलब अगर हम एकदम सभी को अधिकार दे दें, खाप पंचायतों को तक अधिकार दें, तो अति स्थानीयता हमारी एकता के लिए खतरा बताया इन्होंने। अच्छा देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हम कंट्रोल चाह तो रहे होते हैं, हम अथॉरिटी, हम अधिकार चाह तो रहे होते हैं, पर हम उतने कैपेबल नहीं होते कि हम उसको ठीक तरीके से टैकल कर पाए। हम उतने कैपेबल नहीं है कि अगर हमें अधिकार दे दिए जाए कि आज मान लीजिए आप एक 10 साल का जो बच्चा है 18 साल की उम्र ले लेते हैं, चलो है ना, आपको 10 साल का बच्चा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आप ये सोचें कि 18 साल के बच्चे को सारे अधिकार दे दिए जाए कि वह घर के सारे डिसीजंस ले। अब सोचो उसकी उम्र, उसका दिमाग, अभी वो उतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, ना वो सोसाइटी, ना वो चीज़ों को समझ रहा है, ना देश दुनिया को उतना, ना उसके अंदर मेच्योरिटी है, भावुकता, इमोशनल और सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है। उस वक्त वह मतलब एक उम्र में प्रवेश कर रहा है जब उसके ना विचार स्थिर है, ना उसको चीजें पता है। अब उसको कंट्रोल दे दिया जाए तब वो क्या करेगा? खुद की लाइफ के साथ साथ हो सकता है पूरे घर की लाइफ जो है वह खराब कर दे। तब हम ऐसे में देखेंगे बच्चों कि अगर मान लीजिए दूसरी बात जो कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कही गई, और डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि अभी हमारी जो पंचायतें हैं, ठीक है, या अभी हमारे जो स्थानीय स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें आपसी फूट है। उसमें क्या है? आपसी फूट है। उसमें जाति पाति का बोलबाला है, उसमें जाति पाति का बोलबाला है, ठीक है। तो एकदम तुगलकी जो फरमान है वह जारी किए जाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इस गली से कोई नहीं गुजरेगा टाइप के, है ना। तो यहां पर अंबेडकर के द्वारा ये कहा जाता है कि क्या हम इन चीजों का संवैधानिकरण करना चाहते हैं? समय के साथ साथ जब स्थानीय संस्थाएं और स्थानीय सारी चीजें, लोग इतने समझदार हो गए, जब वह लोकतंत्र का मतलब समझने लगे, जब खाप पंचायतें जो कुख्यात रही इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने में, गलत फरमान जारी करने में, तब उन सब चीजों को उस वक्त हमें संवैधानिकरण नहीं करना था। जब देश समझ गया, लोग समझने लगे चीजों को, तब जाके हमें उनका संवैधानिकरण किया। तो शुरुआत में अगर हम कर देते तो हम जाति पाति और आपसी फूट, जब ये सारी चीजें थी, तब हम क्या करते? हम संवैधानिकरण का जो दर्जा है वह नहीं देख सकते। सो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा विच फेल्ट दैट द फैक्शन एंड
कास्ट रिलीजन नेचर है रूरल सोसाइटी का, वो डिफीट द नोबल पर्पस ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ द रूरल लेवल। अगर आप ये सोचो कि गांव के लिए आप स्थानीय सुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा समझ रहे हैं और बहुत अच्छा काम इसको समझ रहे हैं कि हम उसे अधिकार दे दें, पर अभी वो इस अधिकार के लायक ही कहां है। तो जब हमारे देश की स्थानीय सरकारें, जब लोकल लेवल पर लोग इतने समझदार हो गए, सब इसका महत्व समझने लगे, चीजों को, लोगों को संविधान ज्यादा समझ में आया, अधिकार समझ में आए, समानता समझ में आई, तब हम इसका संवैधानिकरण, या फिर हम उस वक्त उसका संवैधानिकरण करें जब कोई बच्चा 18 साल का है। वही एग्जाम्पल इससे सोचो ना कि अगर मान लीजिए उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वह पर्टिकुलर मामले को टैकल कर सके, तब हम उसको अधिकार क्यों देंगे? तब तो हम उसको कंट्रोल में चलाएंगे। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी था एकता अखंडता के लिए कि हम बहुत अति स्थानीयकरण से बचे। हो सकता है कोई लोकल राजा होता, हम उसको अधिकार दे देते, वह दूसरे देश बनाने की मांग करने लगता। तो शुरुआत में इस बात को लेके हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमें एकता को मजबूत करना था, और दूसरी बात वो उतने कैपेबल भी नहीं थे। आई बात समझ में? तो इन्होंने कहा कि भारत को स्थानीय शासन का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत का जो माहौल है वह ऐसा है कि इससे उद्देश्य ही पूरा मटियामेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए सो अब हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की आजादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आजादी, और आजादी की शुरुआत सबसे नीचे के स्तर से होना चाहिए। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये पूरा देश है ना, ये जो टॉप है, अगर यहाँ पर आप मानते हैं कि ये केंद्र है, और यहाँ पर अगर लोकल लेवल पर क्या है, सबसे नीचे के स्तर पर आपका एक गांव हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इस गांव को अधिकार नहीं दिए, इसका मतलब गांव अगर आजाद नहीं है तो लोकतंत्र हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि मेंस में सीधा का सीधा एक जो लाइन है वह दे दी जाए आपको, और उसी को एलोबरेट करने के लिए या व्याख्या करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए दे दिया जाए। तो इस तरह की टिप्पणियां आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है मेंस आंसर राइटिंग में। इस तरह गांव एक गणराज्य होगा, इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को से खुद निपटने के लिए काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांव से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा, जिसका शीर्ष आधार पर टिका होगा, ना कि आधार शीर्ष पर होगा। जिसका शीर्ष जो है कि अगर पूरे देश में जो नीतियां बनाई जा रही, बेसिकली उसकी शुरुआत कहां से हुई है? जमीनी स्तर से हुई है। तो अगर गांधी जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि भाई विकेंद्रीकरण का मतलब ही यही है कि आप जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसको मजबूती दे दें। ठीक है, इसके अलावा देखो अनंत शयनम अयंगकर जो है, इन्होंने भी एक लाइन बड़ी अच्छी कही कि लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन, यहां तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है, और हमारे लिए जरूरी है कि गांव को सुधारने और वहां के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जो जड़ है उसको बनाने में समर्थ हो सके। तो यहां पर हमने ये दो स्टेटमेंट पढ़ लिए, ठीक है, जो कि कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ उसके बारे में 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट कहता है कि जब संविधान तैयार किया गया, स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया। इसका उल्लेख डीपीएसपी में देश की सभी सरकारों के नीति निर्देशक में से एक रूप था। हाँ, तो डीपीएसपी में कहां किया गया था इसका वर्णन? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कह रहा था कि राज्य जो है वह पंचायतों को अधिकार और सारी चीजों का प्रयास करेगा। आधुनिक समय में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय 1882 के बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाए गए। तो लॉर्ड रिपन ने इसके लिए प्रयास किया, और यहाँ पर लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, है ना, स्थानीय स्वशासन का पिता, क्योंकि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो लोकल या मुकामी बोर्ड्स हैं ये बनाए गए थे। जो लोकल या मुकामी बोर्ड्स हैं ये बनाए गए थे। इस तरीके से आंसर क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अच्छा, शुरुआत पे एक क्वेश्चन जो छोड़ दिया, हाँ, ये हो गया ना कि भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, इन तीनों भी ही स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं वह की गई थी। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब हम 73-74 संविधान संशोधन की बात करें, इसके पहले इसको जान लो कि आखिर ऐसी कौन कौन सी समितियां थी जो आई। कई बार ऐसे प्रयास जो है वह किए गए। राजीव गांधी सरकार के समय भी
पंचायतों को संवैधानिकरण का जो प्रयास है वह किया गया। 1989 में पीके थुंगन समिति आती है, ठीक है। 1989 में हम देखेंगे पीके थुंगन समिति आई और इसने स्थानीय निकायों को, एक क्वेश्चन देखो, समटाइम्स क्वेश्चन जो है वह कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की जो सिफारिश है वह की? पीके थुंगन, अशोक मेहता, बलवंत राय या फिर दोनों? किसके द्वारा ये जो सिफारिश है वह की गई? तो 1989 में संवैधानिक दर्जा देने के लिए पीके थुंगन जो समिति है, ठीक है, इसके द्वारा ये जो प्रयास है वह किया गया। तो पहले जो ऐसा नहीं है, अस्तित्व पहले भी था, बस हाँ जब हम 73 और 74 संविधान संशोधन की बात करेंगे तब इसके द्वारा स्थानीय सरकार का या स्थानीय शासन का संवैधानिकरण कर दिया गया। संवैधानिकरण कर दिया मतलब संविधान में लिख दिया, मतलब दर्जा जो है वह दे दिया गया, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए 73 और 74 को जो है वह हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि 73 और 74 जो आर्टिकल है वह क्या कहता है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें संविधान में याद रखना कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9, भाग 9 जोड़ा गया। और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई जिसमें उन विषयों को लिखा गया जो विषय जो पर अधिकार पंचायतों को दिए जा रहे थे। तो 73वां संविधान संशोधन बात करेगा किसकी? ग्रामीण शासन की, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण शासन की या पंचायतों की बात करेगा। सामान्य रूप से इस संविधान संशोधन को ही पंचायत जो है वह नाम दे दिया गया। अब ये 73 था, 74 क्या है? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके द्वारा याद रखना कि संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 का, ठीक है। इसको ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है कहीं, भाग 9 का जो है यह जोड़ा गया। अब देखो 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया बच्चों की ग्रामीण, अच्छा एक और पॉइंट यहां छूट गया कि जो 74 है इसमें शहरी प्रशासन को जोड़ा गया। शहरों में किस तरीके से स्थानीय शासन काम करेगा, तो शहरी प्रशासन की बात की गई। तो 73 जो है ये किससे जुड़ा था? रूरल एरिया से, और जो 74 है ये किससे जुड़ा था? अर्बन एरिया से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि ग्रामीण शासन जो है या पंचायतों को किस किस विषय पर अधिकारिता होगी, इसके लिए एक अनुसूची अलग से जोड़ी गई जो कि संविधान में 11वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। 11वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय दिए गए जिस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वह ग्राम पंचायतों को है, और इसमें लगभग हम देखेंगे 29 जो विषय है वह जोड़े गए। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए बच्चों? 29 विषय, है ना। और ये जो विषय है इसकी लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। 29 विषय जोड़े गए जिसपे निर्णय लेने का जो अधिकार है वह ग्रामीण प्रशासन को होगा। और ठीक वैसे ही 74 जो था इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और याद रखना कि इसमें जो है वह 18 ऐसे विषयों को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया जिस पर कि निर्णय लेने का जो अधिकार है वह अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, शहरी प्रशासन का होगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आर्टिकल्स जरा देख लो कि 73 में जो है वह कौन सा आर्टिकल, कौन से तो आर्टिकल है इसमें 243, अनुच्छेद कौन सा है? 243 से लेके 243O तक, 243 से लेके 243O तक इसके जो सारे प्रावधान है वे लिखे गए हैं। और अगर हम 74 की बात करें तो आगे आ जाओ, इसके 243P से लेके 243ZZ तक, 243ZZ तक, है ना। इसके जो प्रावधान है वे लिखे गए थे। सो याद रखना कि 73 का जो पार्ट है इसको ग्रामीण स्थानीय शासन कहा गया।
इसको क्या कहा है? ग्रामीण स्थानीय शासन कहा। 73 का जो ये संविधान संशोधन और ये सारी चीजें हैं, ग्रामीण स्थानीय शासन क्या कहा गया इसको? ग्रामीण स्थानीय शासन। और इसी तरीके से जब हम 74 की बात करेंगे तो इसको क्या कहा गया? अर्बन लोकल गवर्नेंस, शहरी स्थानीय शासन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? 73 एंड 74 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में कौन से जो पार्ट है वह जोड़ा गया है। ठीक है, पंचायतों की बात कहाँ पे की गई है? तो आर्टिकल 40 में बात की गई है। आर्टिकल 40 किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है ना। यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन सा भाग है, तो भाग 9 पार्ट 9 जो है वह किसके लिए है? पार्ट जो 9 है ये किसके लिए है? ये है ग्रामीण शासन के लिए, है ना। ग्रामीण शासन को हम देखेंगे आगे 3 स्तरों पर बांटेंगे, जैसे कि पंचायतें हैं जो कि सबसे पहला स्तर होता है जहां पर लोगों की सीधी भागीदारी होती है। तो पंचायतें जो है उसकी बात की जाएगी। तो ग्रामीण शासन 11वीं अनुसूची शामिल किससे है? और इसमें 29 विषय है। 11वीं अनुसूची 18 विषय गलत हो जाएगा, 12वीं अनुसूची 29 विषय गलत हो जाएगा, है ना। अगर 11वीं अनुसूची और नगर पालिका जोड़ दूं गलत हो जाएगा। 11वीं अनुसूची मतलब पंचायतें, नगर पंचायतें या ग्राम प्रशासन, है ना। 12वीं अनुसूची को जोड़ दे पंचायत से तो गलत हो जाएगा। तो जब भी इन्फॉर्मेशन को पढ़ो ये जरूर पढ़ लो कि भाई क्वेश्चन जो है वह ऐसे पूछा जाएगा। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जब एग्जाम में आएगा तब बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी चीजें। क्लियर है इसका? चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अब देखो 73 को समझते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है वह क्या क्या प्रावधान करता है। चलिए आइए उसके पहले जो मैंने सिखाया है उसके बारे में एक प्रश्न का उत्तर दो। 73 जो संशोधन है वह ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है। 74 शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये। 73 और 74 93 में लागू हुआ। 73 और 74 जो है वह 93 में लागू हुआ। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस डेट को लागू हुआ। बड़ी स्पेशल डेट थी जिस दिन हम पंचायती राज दिवस जो है वह मनाते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से पूरा मंत्रालय है। सो यहाँ पर याद रखना ये सारे स्टेटमेंट जो है वह सही लिखे हुए हैं। और बच्चों जिस दिन यह लागू हुआ था उसे हम पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये दिन था आपका देखो 24 अप्रैल 1993, तब ये लागू हुआ 24 अप्रैल। और इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन याद रखना कि ये शुरुआत कब से हुई जानते हो? ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही मनाते आए हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वह 2010 से हुई और 2023 में जो हमने मनाया वो इसका 13वां। तो देखो 2023 की मैं आपसे अगर थीम की बात करूं कि 2023 की पंचायती विकास जो है उसकी थीम क्या रही, तो थीम याद रखना बच्चों सस्टेनेबल पंचायत, है ना। सस्टेनेबल पंचायत इसकी थीम रही। बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो यहाँ पर एक स्वस्थ पर्यावरण, हेल्दी बिल्डिंग्स हेल्दी वाटर सफिशिएंट, देखो पानी जो है वह पर्याप्त मात्रा में हो, है ना। क्लीन एंड ग्रीन विलेज की जो बात है वह की गई। तो ये बेसिकली 2023 की थीम है। तो ये कब लागू हुआ आपको याद रखना है इसको। ठीक है, क्लियर? चलिए, अधिनियम 92 है और लागू कब हुआ? तो 93। ठीक है, 93। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2011 का है, प्रश्न पूछा। देखो 2011 का क्वेश्चन देखो और 20 का क्वेश्चन देखो, समटाइम्स इसमें सिमिलरिटी आपको मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 5-7 साल पुराने केवल 5 साल के ही पेपर देखना है, 7 साल के देख लो, क्या दिक्कत है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 92 जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देना है, किसका प्रावधान करता है? 73 किसका प्रावधान करेगा? जिला योजना समितियों की बात करेगा, राज्य चुनाव आयोग की बात करेगा, राज्य वित्त आयोग की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा? देखो जब हम बात करेंगे चुनाव आयोग की तो राज्य में
राज्य में चुनाव आयोग और वित्त आयोग स्पेशली जो है वह इसलिए इनको बनाया गया, अस्तित्व में लाया गया ताकि ये पंचायतों का मुद्दा सुलझा सकें, पर जिला योजना समिति जैसी बात जो है वह कहीं नहीं की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 है। ठीक है, समझेंगे इसको आगे, लेकिन उसके पहले एक और क्वेश्चन देख लो जो कि पेसा एक्ट के बारे में है। ठीक है, 1996 में सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार अधिनियम जो है वह लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्या नहीं था, इसका उद्देश्य क्या नहीं था, है ना। 2013 में ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके पहले हम 73 जो संविधान संशोधन है इसकी कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान जो किया गया बच्चों, ये था त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब ये था कि सबसे पहले तो देखो ग्राम पंचायत होगी, फिर तालुका लेवल पे या फिर ऐसे लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति काम करेगी, और सबसे ऊपर जो है वह जिला पंचायत होगी। ठीक है, जिला पंचायत बेसिकली धन का हस्तांतरण और बाकी सारे काम करेगा, योजनाएं बनाएगा बाकी सबके लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वह इसमें की गई। तो 73वां संविधान संशोधन क्या करता है कि ये गांव के स्तर पर, है ना, एक त्रिस्तरीय जो ढांचा है ये प्रदान करता है। और इसमें यह कहा गया कि ग्राम पंचायत, देखो ग्राम पंचायत जो है इसके दायरे में एक या एक से ज्यादा गांव आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्तर है मध्यवर्ती स्तर है, यहाँ पर जहाँ पे पंचायत समिति होगी, मंडल पंचायत भी इसको कहा जाता है, तालुका लेवल पर ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा, और सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, जिला पंचायत होगा। इसके अलावा देखो बच्चों, अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूं। तो ग्राम सभा का सदस्य हर वो व्यक्ति जो कि मतदाता बन सकता है, मतलब मतदाता कौन बन सकता है, जो 18 साल की आयु हो जिसकी, तो वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब दूसरा हम कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की अगर हम चुनाव की बात करें तो इसके जो सदस्य है वह आखिर कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हम किसकी करेंगे, चुनाव की करेंगे। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था एक हो गया, दूसरी बात है चुनाव की। चुनाव कैसे होगा, तो ग्राम पंचायतों की बात हो रही तो तीनों स्तर पर तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव है वह होगा। इनडायरेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जो लोग हैं वह अपने पंच, सरपंच और बाकी सब जो है उसका चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव इसका दूसरा इंपॉर्टेंट होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता के द्वारा होगा, है ना। और 5 वर्ष की अवधि के लिए जो ये पंचायतें हैं वह काम करेंगी। तो पंचायतों की अवधि क्या होगी बच्चों, 5 वर्ष। 5 वर्ष की का कार्यकाल लिख देते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और इसके अलावा देखो ये समय के पहले भी भंग हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए यूपीएससी ने यहाँ पे ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन को मैं शामिल नहीं कर पाई, समय पूर्व भंग हो जाए अगर, तो है ना, समय पूर्व भंग हो सकता है, लेकिन अब एक कोई ऐसा ड्यूरेशन तो दो जब आपको दोबारा चुनाव कराना हो। तो अगर आपने इसका संवैधानिकरण किया है, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तब ऐसे में 6 माह से ज़्यादा का वो समय नहीं हो सकता। आपको विदिन 6 मंथ यहाँ पर जो दोबारा चुनाव है वह कराने होंगे। तो अगर यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लीजिए जो पंचायतें हैं वह भंग हो जाएंगी समय से पूर्व, तब यहाँ पर जो चुनाव है वह कितनी अवधि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से कराना होगा। तो समय पूर्व अगर भंग हो जाए तो 6 माह के अंदर 6 माह के भीतर जो चुनाव है वह क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। ठीक है, अगर समय पूर्व भंग हो जाए तो क्लियर है। अब देखो विषयों का हस्तांतरण, कौन कौन से जो विषय हैं इन्हें दिए गए हैं, कौन सी सूची में लिखे हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि 73 की बात हो रही है तो 11वीं अनुसूची है। तो 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची क्यों है, 11वीं अनुसूची में विषयों का हस्तांतरण किया गया है।
विषयों का हस्तांतरण जो है वह किया गया है और पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। 29 जो विषय है वह दिए गए हैं। और अच्छा, विषयों का हस्तांतरण याद रखना, ये किसकी शक्ति है? ये राज्य की शक्ति है कि वह कितने विषय इन पंचायतों को देती है। तो अगर ये राज्य की शक्ति है, ये आर्टिकल आपका 243G है। राज्य की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 243 ऐसी शक्ति है कि जो राज्य है वह इन विषयों का हस्तांतरण कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? आइए मैं आपको विषयों की सूची जो है वह दिखा देती हूँ। तो 11वीं अनुसूची में कुछ जो विषय हैं वह दर्ज हैं, जैसे कि कृषि। तो कृषि के मामले में अधिकारिता जो है, कृषि के मामले में जो अधिकारिता है वह किसकी होगी? पंचायतों की होगी। मतलब इसके संबंधित जो प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए आपको पंचायतों को, एक मामला पहुंचा था तमिलनाडु में, है ना, बेसिकली। तो तमिलनाडु सरकार ने कुछ जमीन का जो आवंटन है वो कर दिया था, और वो जो जमीन है वो पंचायत के हक में आती थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश है वह दिया गया। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि की बात हो या फिर वो जो प्रॉपर स्थानीय जमीन है वह किसे दी जानी चाहिए, किसे नहीं दी जानी चाहिए, इस संबंध में जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पास अधिकारिता होती है कि एटलीस्ट उन्हें इस बात का ज्ञान हो, इसमें उनकी सहमति अनुमति जरूर ली जाए, है ना। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल निकाय का विकास, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, देखो सब ऐसे काम है जो कि उस जगह पर रहने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे पुलिया निर्माण का काम हो, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, उस जगह पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, है ना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, शिक्षा है, तकनीक है, परिवार नियोजन है, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार मेला, है ना। ये सारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कि आपने इसमें एक तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग देख लिया होगा, और फूड प्रोसेसिंग के अलावा यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तब बच्चों देखो, इस तरह के जो अगर हम टॉपिक की बात करें, किसके अंतर्गत आएंगे? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची क्या है, कब जोड़ी गई? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 11वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को लिखा गया है जो कि जिनकी संख्या 29 है, जो कि पंचायतों के, है ना, या फिर ग्रामीण शासन के अंतर्गत आएंगे, और इनको हस्तांतरित करने की शक्ति आर्टिकल 243G के अंतर्गत राज्यों के पास है। राज्य चाहे तो कुछ शक्ति हस्तांतरण कर दे, पर राज्य को लगता है कि स्थानीय शासन नहीं संभाल सकता, तब उसको वो शक्ति हस्तांतरण नहीं करता है, राज्य अपने पास रखता है। और ऐसे में दो तरीके के जो प्रावधान है वह संविधान में दिए गए हैं। कुछ ऐसे प्रावधान जो अनिवार्य रूप से सभी पंचायतों में, सभी ग्रामीण स्तर पर सेम होंगे, और कुछ ऐसे जो कि राज्य दे चाहे तो ना दे, है ना। तो अनिवार्य और स्वैच्छिक। क्लियर है? अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से विषय 11वीं अनुसूची में, कौन से नहीं है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। कर लोगे? करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो मैंने आपसे आर्टिकल 243G की बात की। तो 243G क्या कहता है? 243G ये कहता है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ इंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। तो यहाँ पे लिखा है 243(6), पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, किसी प्रदेश की विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामले, जो हम 11वीं अनुसूची देख चुके हैं, 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा। तो क्या ये शक्ति खुद मिल गई पंचायतों को? संविधान ने सीधी दे दी? नहीं, संविधान ने क्या किया? राज्य को बीच में रख दिया कि ठीक है, राज्य जो है, एक आर्टिकल लिख दिया, उसमें कहा कि हाँ, राज्य जो है ये शक्तियां 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वह राज्य जो स्थानीय पंचायत, देखो बेसिकली इसमें पंचायतों का जो शब्द है वह ज्यादा यूज किया गया। आप ये ना सोचे कि बाकी स्तरों की बात नहीं, पंचायतों का मतलब पूरा जो 73 संविधान संशोधन वह पंचायतों की ही बात करता है, ठीक है। क्लियर है? पंचायत जो शब्द है इसमें आपको बहुत मिलता है। तो बच्चों यहां पर हमने बात की, एक क्वेश्चन देखो जरा, 2016 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, 2016 में, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष कब से होने लगी? अगर हम ग्राम सभा की भी बात करें कि जो 18+ है, जो वोटर बन चुका है, ठीक है, जो वोटर बन चुका है वो इसका सदस्य बन सकता है।
समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहेगी। इसका मतलब क्या है? समय से पहले मान लीजिए 5 साल टोटल टर्म था, है ना, 5 ईयर का टर्म था, और कोई जो पंचायत है वह 2 साल के बाद डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। 2 साल के बाद क्या हो गई बच्चों? भंग हो गई कोई पंचायत, है ना। तब ऐसे में क्या जो बाकी अगली पंचायत और उसके बीच का समय कितना, किससे ज्यादा नहीं होगा? 6 महीने से ज्यादा का जो समय है वह नहीं होगा, है ना। फिर तो आपको चुनाव कराने हैं। तो क्या जो बाकी है वह 3 साल के लिए होगी? क्या जो बाकी है वह 3 साल के लिए होगी? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कमेंट में देंगे, ठीक है। चलो, तो 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषयों को रखा गया और राज्य की शक्ति है आर्टिकल 243G के अंतर्गत। याद रहेगा? चलिए, अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। चुनाव की हमने बात कर ली, है ना। देखो ऐसा नहीं है 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके पहले भी हो सकता है चुनाव होते हो, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हो, कहीं केवल थोड़ा बहुत तरीका लोकतांत्रिक अपनाया जा रहा हो। लेकिन जब से संवैधानिकरण इसका हुआ तब से अब पूरे देश में एक ही तरीका हो गया कि इसी तरीके से चुनाव आप कराएंगे। अब आगे हम बात करेंगे आरक्षण की, और इसके आरक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि, और ये मुद्दा संसद में भी बार बार उठता है कि संसद में भी इसी मुद्दे, मतलब इसी प्रावधान को जो है वह लागू कर दिया जाए, अभी तक क्यों नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर बच्चों महिलाओं के लिए 1/3 सीटों या 33% जो सीटें हैं उसको वो आरक्षण किया गया है ना। SC ST है, SC ST संवैधानिकरण संविधान में ही लिखा गया है कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य अगर चाहे तो OBC जो वर्ग है अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको भी आरक्षण दे सकता है, बट ये ऑप्शनल वाली बात हो गई, अनिवार्य वाली बात नहीं है। लेकिन महिलाओं को UPSC ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो कि अनिवार्य हैं, क्या महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण स्थानीय सरकार में? डेफिनेटली, तो चाहे पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो, सभी में ये व्यवस्था की गई है कि 1/3 सीटें। और क्या, अब अगला प्रश्न देखो, क्या ये केवल मेंबर्स पद के, क्या केवल मेंबर्स के लिए है या फिर अध्यक्ष पद के लिए? तो डेफिनेटली चेयरपर्सन अगर बनना है तब भी आप देखेंगे कि वहां पर 1/3 एक तरीके से जो सीट है, जो भी फॉर्मूला अपनाते हो वहां पे महिलाओं की सीटें ही आती हैं। और यही बात संसद के लिए भी कही जाती है कि जब स्थानीय स्तर पर इस तरह का प्रोविजन किया गया है तो देश की संसद में क्यों नहीं, देश की संसद में क्यों हम 33% महिलाओं के लिए नहीं कर देते। कुछ राजनेताओं का यह भी कहना है कि अगर हमने ऐसा किया तो सीटें जो है वह खाली रहेंगी क्योंकि उतनी महिलाएं आगे ही नहीं आती है। तो ये 11वीं अनुसूची और विषयों का हस्तांतरण हो गया। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्रावधान इसका आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन। तो आरक्षण क्या कह रहा है? आरक्षण कह रहा है इसमें कि 1/3 सीटें जो है वह महिलाओं के लिए होंगी, लेकिन उसके पहले SC ST के लिए आरक्षण होगा। याद रखना ये अनिवार्य है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य चाहे तो जो OBC आरक्षण है वह दे सकता है, लेकिन यहाँ पर राज्य की इच्छा है, मतलब ये स्वैच्छिक है। अब ये स्वैच्छिक किसके लिए? हमारे आपके लिए, या स्वैच्छिक है राज्य के लिए, ठीक है। इसके बाद और याद रखना ये आरक्षण केवल सदस्य पद के लिए नहीं है, ये सभी तरह के आरक्षण सदस्य व अध्यक्ष दोनों पद के लिए है। और लास्ट है इसमें कि 1/3 जो आरक्षण है वह महिलाओं के लिए। लास्ट है इसमें 1/3 आरक्षण किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देखिए राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग, दो और इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। देखो इनके लिए स्पेशली पंचायतों को अधिकार और वित्त के हस्तांतरण की और चुनाव कराने के लिए दो अलग संस्थाएं जो हैं, राज्य चुनाव आयोग और इनके वित्त की व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है वह किया गया। और ये दोनों याद रखना अधीन नहीं होंगी, ये केंद्र के अधीन संस्थाएं नहीं है। तो राज्य चुनाव आयोग का मेन काम क्या होगा? पंचायतों का चुनाव कराना। मेन काम क्या होगा? पंचायतों का चुनाव कराना, ठीक है। और वहीं अगर हम वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या होगा कि किस तरीके से
जो वित्त का हस्तांतरण है या ऐसे कैसे जो सोर्सेज है वह हम निर्धारित करें कि पंचायतों के पास जो फंड है वह एटिकेट अवेलेबल रहे। तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग जो है इसकी बात की गई। ठीक है, याद रखना कि अगर हम राज्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, है ना, राज्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य में एक चुनाव आयुक्त होगा जिसकी जिम्मेदारी ही यही होती है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वह कराए। क्लियर है? ठीक है, और एक बात आपको यह भी याद रखना है कि राज्य चुनाव आयुक्त का जो संबंध है वह भारत के निर्वाचन आयोग से नहीं होगा, ना वह उसके अधीन होगा। वह एक तरीके से स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से जो काम है वह पंचायतों के लिए करेगा। ये स्पेशली जो संस्थाएं अस्तित्व में आई, ये आई ही इसलिए, आप मुझे आर्टिकल बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अब देखो राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर वित्त आयोग का जो गठन है ये 5 वर्ष पे किया जाएगा, है ना। इसका जो गठन है वह 5 वर्ष के लिए किया जाएगा और इसका मेन काम यही होगा कि स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक स्थिति जो है उसका बेसिकली ये जायजा ले लें, कहाँ कितनी ज़रूरत है, उसके अनुसार जो है वह सरकार को सिफारिशें कर सके कि इतने अनुदान या फिर इतनी जो राशि है वह इन स्थानीय संस्थाओं को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी शासन के बीच में, ग्रामीण और शहरी संस्थाओं के बीच में वित्त का हस्तांतरण किस तरीके से होगा उसका पुनरावलोकन जो है वह भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे 73rd जो अमेंडमेंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। क्लियर हुआ? यही इंपॉर्टेंट। अब 74 की बहुत छोटी बात जो है वह इसमें की गई है, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आप और बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। क्लियर है? अच्छा, संवैधानिकरण के लिए कुछ पॉइंट्स और देख लो बच्चों कि यहां पर जब हमने संवैधानिकरण की बात की थी कि कौन सी ऐसी संवैधानिकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। देखो, राजीव गांधी सरकार के समय हम देखेंगे राजीव गांधी सरकार, ठीक है, जब इनकी सरकार थी 1989 में, तब एलएम सिंघवी जो समिति है यह बनाई गई। एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, और देखेंगे कि यहां पर इनके द्वारा 64वां एक संविधान संशोधन किया गया था। 64वां संविधान संशोधन किया गया था, पर विपक्ष का इतना विरोध था कि पारित नहीं हो सका। और यहां पर अब देखेंगे कि संवैधानिकरण की जो मांग है वह सिंघवी समिति के द्वारा भी की गई थी। और फिर हम देखेंगे बच्चों वीपी सिंह की सरकार आई, और जब वीपी सिंह की सरकार आती है 1989 में ही लास्ट में, तब यहां पर हम देखेंगे कि फिर से ये वाला जो जून 90 में, स्पेशली जून 90 में एक विधेयक फिर से लाया गया, ठीक है, जिसमें कि ये कहा कि पंचायती राज जो है इसको संवैधानिकरण किया जाएगा। तो पंचायती राज के प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन सितंबर 90 में ये सरकार गिर गई और इसके बाद ये विधेयक ही खत्म हो गया। और फिर आता है नरसिम्हा राव की सरकार, है ना। नरसिम्हा राव सरकार जब थी बच्चों, नरसिम्हा राव सरकार थी जब, है ना, सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है, 1991 में, तब याद रखना कि सितंबर 91 में लोकसभा में ये जो संविधान संशोधन विधेयक है वह पारित हुआ, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम जो है वह 92 में लाया गया और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आ चुका था पंचायतों वाला, और इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस जो है वह मनाते थे। तो राजीव गांधी सरकार, वीपी सिंह और उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार जो 91 में आई, उसने फाइनली संवैधानिकरण का जो कार्य है वह किया, ठीक है। क्लियर है? अब देखो लास्ट इसमें आपका बचता है 74 संविधान संशोधन। 74 संविधान संशोधन में बेसिकली शहरी प्रशासन की जो बात है वह की गई। आप जरा इस क्वेश्चन को देखो, स्थानीय सरकार के चुनाव के बारे में विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों का चुनाव सीधे जनता करेगी, कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि राज्य सरकार 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति के पहले पंचायत को भंग कर दे
तो ऐसे विघटन के 3 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर, 3 मंथ या फिर 6 मंथ के अंदर चुनाव कराने होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वह इसमें रॉन्ग है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, पंचायती संस्थाएं महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसके बारे में निम्न पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आरक्षण न केवल पंचायतों में सामान्य सदस्यों पर लागू हो बल्कि तीनों स्तरों पर अध्यक्ष या अध्यक्षों के पद पर भी लागू हो। मैंने पहले ही आपको बता दी, देखो पढ़ते समय कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमें हमेशा याद रखने होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष भी आपको याद रखना है कि ना केवल मेंबर्स बल्कि चेयरपर्सन जो है उस पे भी पद जो है वह आरक्षित होंगे। सो डेफिनेटली फर्स्ट सही। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसके अलावा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण ना केवल सामान्य श्रेणी की सीटों से बल्कि SC ST और पिछड़ी जातियों के लिए भी है। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि एक सीट एक महिला उम्मीदवार एक SC ST उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। क्या एक जो सीट है ये हो सकता है कि वह SC ST मेंबर के लिए और महिला के लिए भी? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों में भी स्पेशली ये प्रावधान किया गया है कि उस पर अगर 1/3 जो है वह महिलाएं ही आए, है ना। तो यहाँ पर याद रखना तीनों स्टेटमेंट इसमें सही लिखे हुए हैं। अब देखो 74 की हम बात करेंगे। 74 अमेंडमेंट जो है, जो 74 अमेंडमेंट है बच्चों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका शहरी प्रशासन से, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका, शहरी प्रशासन, है ना। तो हमने देखा कि जब 74 अमेंडमेंट हुआ तब यहाँ पर क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था संविधान में भाग 9A, और इसमें जब हम अनुच्छेद की बात करेंगे आर्टिकल्स कौन से थे? 243P से लेके ZZ तक जो प्रावधान है वह किए गए। ठीक है, और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 से। ये कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 से। तो ये 74 है, ये पंचायतों की बात नहीं हो रही, ये नगर पालिकाओं की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें 12वीं अनुसूची हमने जोड़ी थी। 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे बच्चों? 18 विषय। टोटल हमने कितने सब्जेक्ट को शामिल किया था? 18 ऐसे विषय थे जिसपे अधिकारिता नगर पालिकाओं को दी थी। चलिए आइए नगरीय स्थानीय शासन के बारे में, मंत्रालयों के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि कौन सा मंत्रालय किस किस चीज को संभालेगा। वर्ष 1985 में देखो पंचायती विकास मंत्रालय से अलग करके अलग से शहरी विकास, शहरों के विकास के लिए अलग से एक जो मिनिस्ट्री है वह डेडिकेटेड की गई, और अब इसी को जो शहरी विकास मंत्रालय था ना, उसी को अब हम आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कहते हैं। अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था 1985 में, ताकि शहरों के प्रशासन जो है वह ठीक, जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे, वो सभी लागू करेगा। छावनी बोर्ड के मामले में रक्षा मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय। अगर हम यूटीज की बात करें तब उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वह कौन लेगा? गृह मंत्रालय लेगा। छावनी बोर्ड के मामले में रक्षा मंत्रालय। तो इस तरीके से ये तीनों ही मंत्रालय इस तरह की बॉडीज के लिए सही लिखे हुए। ठीक है, अब देखो बच्चों एक प्रोविजन जो मैं आपको बता दूं, समटाइम्स होता क्या है कि देश में जैसे कि आप मणिपुर या फिर मेघालय, नागालैंड, हम कुछ व्यवस्थाएं अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की बाकी देश के अन्य भागों, अन्य राज्यों से अलग है, नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे जो जिला है या ऐसे जो राज्य है जहां पर जनजातियों का जो प्रभाव है वह ज्यादा है, वो अपने स्थानीय मुद्दे को अपने तरीके से हल कर देते हैं, तो उनको पंचायतों के कुछ प्रावधानों से क्या किया गया? छूट दी गई थी, है ना, कि ठीक है यहाँ पर जो है वह पंचायतों के प्रावधान इस तरीके से लागू नहीं होंगे। लेकिन फिर उनके लिए एक स्पेशली जो एक्ट है वह 1996 में बनाया गया, जिसे कि पेसा एक्ट कहा गया 1996 में। ठीक है, अब देखो पेसा का फुल फॉर्म क्या है? सो द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो इस तरह के जो जनजातीय क्षेत्र थे उसके प्रशासन में भी पंचायतों के जो प्रावधान है उसको लागू कराया जाए, इसके लिए पेसा एक्ट आया। तो यहाँ पे देखो इस तरह के जो क्षेत्र जो आएंगे उसको कुछ प्रशासनिक कारणों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से जो अधिनियम का प्रवर्तन है उससे छूट दी गई थी। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल है, MP है, महाराष्ट्र, उड़ीसा है, राजस्थान। तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची जो है इसमें जो भी अनुसूचित इस तरह के क्षेत्र हैं उसको थोड़ा सा एक जो विशेष राहत है वह दे दी गई। इसका मेन जो कारण है, मेन उद्देश्य हम कहें
कि वहाँ के जो स्थानीय जवाबदेही, स्थानीय भागीदारी को ज़्यादा बढ़ाना, स्थानीय मुद्दे को वहाँ के लोग ठीक सुलझा सकते हैं, तो उनको एक तरह से थोड़ा सा राहत दे देना बाकी प्रावधान से। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये राज्य में भी कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे जिले हैं जैसे कहीं अलग ही तरीके से जिला परिषद कार्य कर रही है, पंचायत या नगर पालिकाओं के क्षेत्र में नहीं आ रही, पंचायत और नगर पालिकाओं के प्रावधान वहां लागू नहीं है, तो वहां पे पेसा एक्ट लागू होगा। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जैसे दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। अब ऑलरेडी वहां पे एक काउंसिल बनी हुई है, अब वहां पे आप कैसे 73, 74 के एक्सटेंशन जो प्रावधान है वह लागू करोगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रावधान जो है पेसा एक्ट के अंतर्गत किए गए। संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार के द्वारा पंचायतों के प्रावधान 96 में इसको पारित किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों पर भी इसका जो विस्तार है वह किया गया, लेकिन कुछ जो छूट है इनको दी गई इन अधिनियमों प्रावधानों से। ठीक है, क्लियर है। आओ इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो निष्कर्ष है वह देखते हैं। लास्ट वाला जो 73, 74 क्रियान्वयन वाला पैराग्राफ है ना, ये आप पढ़ लेना कि कैसे क्रियान्वयन हुआ, महिलाओं को कितना इससे फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, उनकी स्थिति कैसे मजबूत हुई, ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष को जल्दी से पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष कहता है कि इस अनुभव से यही संकेत मिले कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार हैं। और आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ही लोगों की भागीदारी है। तब ऐसे में स्थानीय स्तर पर हमें लोगों को फैसला लेने का जो अधिकार है वह देना ही होगा, है ना। किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है, किसे नहीं अपनाना है, उनके लोकल अफेयर्स क्या है, उनकी अथॉरिटीज क्या होंगी, ये सारी चीजें वो खुद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कही जाती हैं कि लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमल में लाने में है, अमली जामा पहनाने में है, या फिर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, ये लोकतंत्र को दिखाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष है। 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 73 संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है और इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का जो खाका है वह किस तरीके से बदल रहा है। और सेकेंड इसमें क्वेश्चन है, ये लिखना है आपको, 73 संशोधन के पहले और संशोधन के बाद स्थानीय संस्थाओं के बीच का क्या अंतर है। तो आप बताइए कि 73 के पहले जो हो रही थी, पता नहीं भाई उनका चुनाव कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा था, प्रॉपर तरीके से लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया गया था, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा बच्चों, जब हमने नगर निगम और 74 की बात की, देखो जब स्पेशली 74 की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटीज, पहला जो नगर निगम है वह कहां पर था? मद्रास में। ठीक है, पहला नगर निगम जो है वह कहां पर? मद्रास में। ठीक है, पहला नगर निगम कब? 1688 में, 1688 में। उसके बाद हम देखेंगे कि बंबई और कलकत्ता में 1726 में आया, 1726 में बंबई व कलकत्ता में कब आया? 1726 में आया। फिर देखो लॉर्ड मेयो के द्वारा भी एक प्रयास किया गया था 1870 के आसपास, और लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? एक वित्तीय केंद्रीकरण का प्रयास किया था। लॉर्ड मेयो ने भी प्रयास किया, लेकिन फिर फाइनली जो लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा है तो बेसिकली बढ़िया तरीके से जो प्रयास है वह किया गया था। इस तरह से लोकल बोर्ड, मुकामी बोर्ड जो है वह बनाए गए थे। तो 74वां संविधान संशोधन और जो नगर निगम है उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह आप याद रख सकते हैं। अच्छा देखो, बेसिकली जब हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, नगर पालिकाओं की बात करते हैं, तो ये 8 प्रकार के बेसिकली होते हैं, है ना। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है लोकल गवर्नमेंट वाले में। तो यहाँ पर देखो म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 प्रकार के इस तरह के स्थानीय या शहरी जो स्वशासन यूनिट्स है वह हो सकती है, जैसे कि नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है ना, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र समिति है, कहीं छावनी बोर्ड है, कहीं शहरी क्षेत्र समिति है, कहीं पत्तन न्यास है, बंदरगाह पोर्ट है ना। तो इस तरीके से, या फिर विशेष उद्देश्य के लिए गठित कोई समिति। तो यहाँ पर नगर पालिकाएं जो हम देखेंगे 8 तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस थी। कोई क्वेश्चन क्या हमारा रह गया तो आज की क्लास में देखो जल्दी से बता देती हूँ।
हमने लोकल गवर्नमेंट की बात की, है ना। अब देखो आप आसानी से लिख पाओगे। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को कैसे बदला, कैसे परिवर्तित किया? मेंस 2022 का क्वेश्चन था। आप बहुत आराम से इसमें 250 शब्द लिख सकते हैं। हाँ, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती, क्या लिखे क्या ना लिखे। कोशिश कीजिए कि इससे संबंधित लिखे, है ना, जो आपसे पूछा गया उसके इर्द गिर्द ही लिखे। और बाकी मैंने आपको सेकंड ARC रिपोर्ट बताई, ये तो याद ही कर लो, कहीं भी क्वेश्चन आया इससे संबंधित ये लाइन चिपकाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की पेसा एक्ट की, बात की 11वीं 12वीं अनुसूची देखी, 73वां संविधान संशोधन, स्वतंत्र भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वह कैसे अस्तित्व में आए, संविधान संशोधन में 73 74 की बात कर ली, स्थानीय सरकार क्यों चाहिए, स्थानीय शासन का जो विकल्प है वह विकास है वह कैसे हुआ, और कुछ हमने समितियों की जो बात है वह भी की, ठीक है। क्लियर है इतना? महात्मा गांधी के देखो ये जो कोट है ये याद कर लेना, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग का यही तरीका हो सकता है, कुछ फॉर्मेटिंग करके रख लो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख के रख लो, कुछ कोट्स लिख के रख लो, और अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उनका यूज करना ही करना है। ऐसे जब आपके 100-200 टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, मेन्स के आंसर्स बनने लगेंगे। क्लियर? आया समझ में? चलिए सो बच्चों, काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, है ना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो आपको जरूर करना है। आ गया समझ में सारी चीजें कि कुछ बचा है? आओ, ये पेसा एक्ट वाला बच गया था, तो इसमें कहा कि कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है। पेसा एक्ट जो आया 96 में, कौन सा इसके रूप में, मतलब कौन सा इसके उद्देश्य की पहचान नहीं करता। तो स्वशासन प्रदान करना, क्या इसका ये एक उद्देश्य है? बिल्कुल है ना। अगर हम पारंपरिक अधिकारों की मान्यता की बात करें तो क्या ये इसका उद्देश्य है? आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र बनाना या आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त कराना, इसका क्या एक जो उद्देश्य है वह होना चाहिए। एक बार पेसा एक्ट को ठीक से पढ़ोगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। 73 74 संशोधन इस तरीके से कंप्लीट होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम कुछ बच गया है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र है ना। हम लोकतंत्र देश में जी रहे हैं और आपको भी बोलने की स्वतंत्रता है। चलिए बच्चों, सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।